हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ एक कहानी यह भी पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेखिका ने पाठ के प्रारंभ में यह बताया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उनका बचपन बीता और उनके माता पिता कैसे थे। मन्नू भंडारी कहती हैं कि उनका जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी यादों का सिलसिला तो तब से शुरू हुआ जब वे अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में रहती थी। यहाँ से उनकी याद शुरू होती है। उस मकान की ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ पर वे अपनी पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं को फैलाकर रखते थे। बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से फैली हुई बिखरी हुई पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे की मंजिल में लेखिका अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। उन्होंने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा है, क्योंकि वे पढ़ी लिखी नहीं थी और सुबह से शाम तक सभी भाई बहनों के काम करती रहती या तो फिर पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहती। इसलिए लेखिका ने उन्हें व्यक्तित्व विहीन कहा है। उनके पिताजी अजमेर से पहले इंदौर में रहते थे, जहाँ पर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था और उनका बड़ा नाम था। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और इसके साथ साथ समाज सुधार के काम भी करते रहते थे। उनके पिताजी शिक्षा का केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों वे अपने घर पर 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो ऊंचे ओहदों तक पहुँचे। ये सब तब की बात है जब वे खुशहाली के दिन गुजार रहे थे और उनके चर्चे भी बहुत थे। उनके स्वभाव के बारे में आगे आगे वे कहती हैं कि एक और तो वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी, मतलब उन्हें गुस्सा भी बहुत आता था और वे अहंवादी यानी घमंडी भी थे। लेखिका आगे कहती हैं कि ये सब मुझे याद नहीं, केवल लोगों से ही ये सब बातें सुनी हैं। जब मैंने देखा तो वे इन गुणों के भग्नावेशों यानी खंडहरों को ढो रहे थे। उनके पिताजी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था, इसलिए वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहाँ पर उन्होंने अकेले ही अपने बलबूते अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाया। वे बताती हैं कि ये अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इस काम में उन्हें यश प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान तो बहुत मिला, पर आर्थिक मदद नहीं मिली। शायद कमजोर आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के जो सकारात्मक पहलू थे, उनके व्यक्तित्व की जो सकारात्मक बातें थी, उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। खराब आर्थिक स्थिति के कारण ही उनका अहंकार और अधिक विस्फोरित हो गया, बढ़ गया, और इसी कारण उन्होंने अपने बच्चों को भी अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया। फिर भी कहती हैं कि उनकी आदतें तो नवाबों जैसी थी, यानी दिल खोलकर खर्च करते थे, और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अधूरी रह गई। इन सब से उन्हें जो मानसिक यातना झेलनी पड़ी, इन सब का गुस्सा वो माँ पर निकालते हैं। और लेखिका की माँ पिताजी के क्रोध के आगे थर-थर कांपती रहती, डरती रहती। उनके पिताजी जो आंख मूंदकर सब पर विश्वास कर लेते थे, अपने लोगों के हाथों उन्हें कैसा विश्वासघात पहुंचा होगा। उनके जख्म कितने गहरे होंगे कि उनके पिता बाद के दिनों में इतने शक्की हो गए कि वे अपने बच्चों, अपने परिवार पर भी शक करते रहते थे। आगे लेखिका कहती हैं कि मैं अपने पिता के बारे में ये सब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे उनका गुणगान करना है, बल्कि इस बहाने से मैं यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व में कौन सी खूबियाँ थी और कौन सी कमियाँ थी जो मेरे व्यक्तित्व में आ गई हों, या उनके व्यवहार से मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया। फिर मन्नू भंडारी अपने बारे में बताती हैं कि मैं काली हूँ और बचपन में बहुत ही दुबली पतली मरियल यानी कमजोर भी थी, और उनसे 2 साल बड़ी उनकी बहन खूब गोरी चिट्टी और स्वस्थ थी और हंसमुख भी बहुत थी। उसका नाम सुशीला था। वे कहती हैं कि उनके पिताजी को गोरे लोग पसंद थे,
गोरा रंग उनकी कमजोरी था, इसलिए वे हर बात में मेरी और उसकी तुलना करते रहते और उसकी प्रशंसा करते रहे, जिससे मेरे अंदर हीन भावना पैदा हो गई कि इतना नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद मैं आज तक उससे उबर नहीं पाई। यानी लेखिका के अंदर आज भी हीन भावना मौजूद है। आज भी जब कोई मेरा परिचय किसी से कराता है या फिर मेरी किसी लेखकीय उपलब्धि का विशेष रूप से जिक्र करता है तो मुझे बहुत संकोच होता है, शर्म आती है। शायद मन के किसी कोने में दबी इसी हीन भावना के कारण ही मैं किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। यानी लेखिका को अपनी उपलब्धियों पर आसानी से विश्वास नहीं होता। अपने पिता के शक्की स्वभाव के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आता था। वो भन्ना जाती थी और आज भी उनका विश्वास खंडित है और इस खंडित विश्वास का जिम्मेदार भी वो अपने पिता के शक्की स्वभाव को ही मानती हैं, जो उनके अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। उसके दुख ने उनके पिता को शक्की बना दिया था। मन्नू भंडारी जी आगे लिखती हैं कि जब से मैंने होश संभाला किसी न किसी बात पर पिताजी से हमेशा अनबन ही रहती। उनके पता नहीं कितने रूप मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का एहसास नहीं होता? क्या उनका आसन अतीत मतलब जो बीत गया है वो उनके अंदर जड़ जमाए रहता है? समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, हाँ परिस्थितिवश हमारा रूप ही बदल जाए, लेकिन हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। फिर लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि उनकी माँ पिताजी के ठीक विपरीत थी, अनपढ़ थी। जितनी सहन शक्ति और धैर्य पृथ्वी में होता है, शायद उससे भी कुछ ज्यादा सहन शक्ति और धैर्य था उनमें, मतलब लेखिका की माँ में। वे पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य समझकर स्वीकार कर लेती और बच्चों की हर उचित अनुचित यानी सही गलत फरमाइश और जिद को पूरा करना अपना फर्ज समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए ना कुछ मांगा ना कुछ चाहा, केवल दूसरे को ही दिया। वे हमेशा दूसरों के कामों में ही लगी रही, इसलिए हम भाई बहन माँ से बहुत प्यार करते थे। लेखिका ये सब बताती हैं। शायद ये सहानुभूति से उपजा था, यह प्यार जो था वो सहानुभूति में था उन्हें अपनी माँ से, ऐसा लेखिका को लगता है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि उनका यह त्याग, यह मजबूरी कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यानी मन्नू भंडारी अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं मानती, ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। अब लेखिका यह बातें यहीं पर समाप्त करके आगे अपने बारे में बताती हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, यानी वे 5 भाई बहन थे और उनमें वे सबसे छोटी थी। उनकी सबसे बड़ी बहन की जब शादी हुई तब वह शायद 7 साल की थी और उन्हें यह थोड़ा बहुत याद है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी सुशीला के साथ बचपन में अपने घर के बड़े आंगन में खेला करती थी, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। और कमरे में गुड्डे गुड़ियों की शादियों का खेल भी खेला और पास पड़ोस की जो उनकी सहेलियां थी वो भी आ जाती थी और अपनी भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग भी उड़ाई और कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी खूब किया। लेकिन वे घर के बाहर ज्यादा खेलते जो उनके भाई थे और वे कहती हैं कि हमारी सीमाएं थी घर, यानी हमें घर से बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। यह बात अलग है कि उस जमाने में घर का मतलब था पूरा मोहल्ला। मोहल्ले के किसी भी घर में आने जाने पर पाबंदी नहीं होती थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा लगते थे, परिवार के ही तरह रहते थे। लेखिका को आज भी वे दिन याद आते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कैसे लोग आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट में रहने लगे हैं और परंपरागत पड़ोस कल्चर कैसे विच्छिन्न हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, खत्म हो गया है। हम कितने संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गए हैं, केवल अपने आप में ही सिमट कर रह गए हैं। वे कहती हैं कि
मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक यानी शुरुआती कहानियों के पात्र तो उसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारकर युवावस्था का आरंभ किया था। उनमें से 1 या 2 पात्रों को छोड़कर कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं था। जिनके बीच में रहकर देखते सुनते बड़ी हुई, उनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास कहानी लिखते समय हुआ, जब इतने वर्षों के बाद भी मुझे उनकी भाषा, भाव-भंगिमा सब कुछ याद था। मैं कुछ भी नहीं भूली थी। और यही कारण था कि जब मैंने कहानी लिखना शुरू की, तो मुझे ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ा और उसी समय के एक व्यक्ति दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए परिस्थितियों के अनुकूल होते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, लेकिन एक सुखद आश्चर्य का। यहीं पर एक कहानी यह पार्ट खत्म होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।